तो आइए हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हम बात ये कर रहे थे उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा सा लाइट कट होने की वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो इसलिए हमने उसको कट कर दिया था। और यहाँ से हम चीजें फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमारी चीजें छूटी हुई थी। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, इनके बारे में तो आप जान चुके हैं, तो बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है, वही बात है, 2 बार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, सर वाल्टर मॉर्गन की बात करते हैं, इनके बारे में भी आपने जान लिया होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वे कौन कौन से जिले हैं जो आते हैं। तराई क्षेत्र का मतलब ये हो जाता है ऐसे क्षेत्र जो एक तरह से हिमालय के नीचे कह सकते हैं या उसके आधार के दक्षिण क्षेत्रों में बसे होते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। और जो एक तरह से ऊपर का क्षेत्र होता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ टाइप का होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। वैसे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो तराई और भाबर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो तराई क्षेत्र है ना, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में घास के मैदान या वन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की जो भूमि होती है थोड़ा से आर्द्र होती है, यानी कि नम होती है। तो तराई क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो इतने जिलों को हमने लिया है। अगर और कोई छूट रहा होगा तो कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो जनजाति है दोस्तों, ये थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है, थारू जनजाति की बात करते हैं। ठीक है, जनजाति को कहा जाता है ट्राइब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है। तो मुख्य रूप से कहां पर निवास करती हैं लोग, ये जनजाति है, तो तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तराई क्षेत्र को थोड़ा सा कवर किया था। बाकी ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश की तब वहां और समझा दूंगा। फिर है कर्मा नृत्य की बात करते हैं, तो किस जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो कर्मा जनजाति की बात करते हैं। खरवार जनजाति की बात करते हैं, तो खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सुरक्षित सीटों की बात करते हैं, अर्थात आरक्षित सीटें की बात करते हैं। जो एससी कास्ट के लोगों के लिए है वो कितनी है, 17 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं, बात कर ही लिया हमने। यहाँ पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बैगा जनजाति। तो ध्यान रखना, बैगा जनजाति की बात करते हैं तो सोनभद्र में निवास करती है। देखिए सोनभद्र में हमने 3 से 4 बातें आपको बताई है। एक तो पहली बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सोनभद्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की बात करते हैं। 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सोनभद्र अपना बॉर्डर शेयर करता है। अति सघन वाला क्षेत्र नहीं, वो तो लखीमपुर खीरी है। और यहाँ पर जो है एक तरह से एक जनजाति है, वो है बैगा जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश पंचायत की बात करते हैं तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखिएगा, अभी मैं भारत के संदर्भ में बताऊंगा क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 20 सितंबर 1994 को। 20 सितंबर 1994 को क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अब अगर आप देखें तो एक 73वां संविधान संशोधन आया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, और जिसके माध्यम से क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे कब लागू किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाता है 20 सितंबर 1994। तो उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाता है 20 सितंबर 1994 की बात करते हैं। और भारत के संदर्भ में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसमें कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए, सॉरी 1992 में। और जो उसके बाद है 93 की बात करते हैं, तो 93 जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो शहरी व्यवस्था के लिए होता है, तो उसको छोड़ देते हैं, बाद में हम पॉलिटी में देख ही लेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो विधानमंडल की बात करते हैं, जिसे बाइकैमरल बोला जाता है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात कहने का मतलब ये है विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पर मौजूद है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वे एक तरह से गोविंद बल्लभ पंत, जो सबसे लंबे समय तक इन्होंने कार्यकाल किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन, ये आपने सुन ही लिया है या देख ही लिया है,
जुलाई 1937 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश क्या, सभी हर राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, वो अपने राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके साथ जो प्रधानमंत्री अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसको आप ऐसे समझिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री और उसके साथ अन्य मंत्री होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। वैसे ही हर राज्य का जो राज्यपाल होता है अपने राज्य के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उसके साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनको अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है। मुख्यमंत्री के कहने पर क्या हो सकता है? राज्यपाल को विधानसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए, डिजॉल्व्ड या भंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है जैसे विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, अब इसे 4.5 वर्ष में ही इसके कार्यकाल को जब खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, या 4 वर्ष में इसके कार्यकाल को जब खत्म कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है भंग करना या डिजॉल्व करना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी की बात करते हैं। यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, अर्थात कहने का मतलब ये है ट्रॉपिकल मानसून यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत है? तो 6.09% है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आगरा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन कितना है? वृक्षादन का मतलब ये हो जाता है वृक्षों, मतलब कितना ज्यादा एक तरह से पेड़ पौधे मौजूद हैं, तो 7,442 वर्ग किलोमीटर में, या 3.08%। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। अब इसकी कहानी थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा ताकि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझकर इसकी चीजों को समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत कम लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, दरअसल क्या होता है, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी क्या करता है कि भारत में आक्रमण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना, यानी कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया था, 1191 में क्या किया, तराइन का पहला युद्ध लड़ा। तराइन का पहला युद्ध की बात करते हैं तो फर्स्ट बैटल की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 1191 में होता है। यह जो युद्ध होता है किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और दूसरी बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय चौहान की बात करते हैं। तो पृथ्वीराज की बात करते हैं तो ये लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज महोदय हमारे विजयी होते हैं, जो कि भारत के सर्वजमीन पर क्या करते हैं, किसी का राज ना होने का प्रूफ दे देते हैं कि अब यहां पर किसी का शासन नहीं होगा। लेकिन भारत की सरजमी को बचाने में जितना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसको आगे चलकर क्या हुआ था, इन्होंने इस गौरव को एक तरह से कहीं ना कहीं अपना जो गौरव, एक पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया था कि भारत के सरजमी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, उस गौरव को कहीं ना कहीं ये पीछे कर ही देते हैं। पीछे क्या, एक तरह से इनकी जो रणनीतियां होती हैं वो बेहतर नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से तो आगे चलकर क्या होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो ये अपनी तैयारी नहीं करते। इनको लगता है कि अब दोबारा कोई युद्ध करने नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमने एक तरह से बहुत जबरदस्त तरीके से हराया हुआ है मोहम्मद गौरी को। लेकिन जो जुझारू व्यक्ति होता है ना, उसकी बात करते हैं तो जुझारू व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो वही बातें मैं आपसे कहूंगा, मोहम्मद गौरी जैसे मत बनिए, ठीक है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, उसका उदाहरण अपने जीवन में मत उतारिए, लेकिन हाँ ये मान के चलिए एक जुझारू व्यक्ति हो जो होता है वो पीछे नहीं हटता है। तो पीछे ये जो व्यक्ति था ना, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो इसने क्या किया, पीछे नहीं हटा, और 1192 में क्या होता है, दूसरा युद्ध लड़ता है, ठीक है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है, और इस बार क्या होता है कि हमारे सरजमी पर एक कब्जा कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और मोहम्मद गौरी मतलब ये विजयी हो जाता है इनको हराकर, ठीक है। और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर देता है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली पर कब्जा, अजमेर पर कब्जा कर लेता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद क्या होता है, 1194 का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है कि यहाँ के जयचंद को क्या करता है, हरा देता है। ये वही उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ जहां पर यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ था 1194 का। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे क्या रहा इसका इतिहास, ठीक है। ये रहा चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ये बात याद रखना।
चंदावर इस समय अभी वर्तमान में कहाँ है, तो लगभग फिरोजाबाद में आप देखेंगे तो वहां चंदावर आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, एक तो समशीतोष्ण की बात करते हैं, समशीतोष्ण, फिर उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, कटीले वन, यानी कि जो थोड़ा से सर्दी वाले होते हैं। समशीतोष्ण की बात करते हैं जहां पर थोड़ा ठंडी पड़ती है, इस प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जैसे कि बात करते हैं ना, वहां थोड़ी सी गर्मी पाई जाती है लेकिन सब ठीक ठाक रहता है माहौल, ठीक है, तो वहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी यहाँ मिलते हैं। और पर्णपाती की बात करते हैं, कुछ वन या कुछ पेड़ ऐसे हैं जो समय पर क्या करते हैं, अपने पेड़ों से पत्तों को गिरा देते हैं, जैसे आम, महुआ, नीम, ये सब जो है पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कटीले वन की बात करते हैं तो कटीले वन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बेर को जानते होंगे, जो बेर खाई जाती है तो एक कटीले वन में आ जाती है, ठीक है। और बबूल को आपने सुना होगा, तो बबूल भी कटीले वन में आ जाएगा, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अब है उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, और कब होता है, 1527 में। 1527 में ये जो खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, एक किसके बीच में होता है, बाबर और राणा प्रताप के बीच में होता है। तो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा प्रताप। इसकी कहानी क्या होती है, दरअसल क्या होता है इसकी कहानी, अगर मैं आपसे बताऊं, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के समय लूंगा और इससे आपका एक क्वेश्चन भी और नया बन जाएगा। दरअसल क्या होता है कि इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। ये बड़ा ही दुष्ट किस्म का होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो इससे काफी ज्यादा लोग बहुत परेशान हो चुके थे इब्राहिम लोदी से। तो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा प्रताप सिंह, और भी बहुत सारे लोग होते हैं शासक। वे लोग क्या करते हैं, इससे परेशान होकर बाबर को इनविटेशन भेजते हैं कि भैया तुम एक काम करो, हमारे राज्य आओ और इसको इब्राहिम लोदी को हराओ, और यहाँ से जो कुछ भी आपको चाहिए वो यहाँ से लेकर आप चले जाना, और इससे हमारी धरती आजाद हो जाएगी इस दुष्ट पागल व्यक्ति से, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी से बाबर को लगता है कि बिल्कुल आना चाहिए। बाबर यहाँ आता है, फिर क्या करता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहली लड़ाई करता है। तो 21 अप्रैल की बात करते हैं, 21 अप्रैल 1526 की बात करते हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों। पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं, तो एक प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध के बाद क्या होता है कि बाबर विजयी हो जाता है, ठीक है। अब बाबर जब विजयी हो जाता है ना, तो फिर बाबर से कहा जाता है कि भैया तुम यहाँ जीत चुके हो, और कुछ समय पहले देखा जाता है कि बाबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमारे जो शासक होते हैं, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो बाबर है जा क्यों नहीं रहा है, तो इससे पूछने जाते हैं कि ये बताओ तुम यहाँ से चाहते क्या हो, यहाँ रुके क्यों हो, जो भी तुम्हें चाहिए तुम यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई कुछ कब्जा कर लेता है, जैसे हमारी ट्रेन पर कोई सीट हमारी कब्जा कर लेता है तो उठता नहीं, वैसे ये व्यक्ति भी होता है, बाबर भी, ठीक है। ये बाबर बोलता है मैं क्यों जाऊं, मैंने तो जीता ही है सारा क्षेत्र, अब मैं यहीं रहूंगा। तो राणा प्रताप जी बड़े दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद क्या होता है कि खानवा का युद्ध करते हैं, ठीक है। 1527 की बात करते हैं, वे खानवा का युद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये बातें जब मैं आपको मीडियल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़ा से और कहानी के रूप में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरी कहानी इसकी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के हिसाब से मैंने बता दिया। तो 1526 का पानीपत का पहला युद्ध होता है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, महाराजा राणा सांगा के बीच में होता है, याद रखिएगा। इस समय क्या होता है कि खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है। देखिए, बाबर जो भी युद्ध करता है ना, वो हर युद्ध को जीतता ही है, क्योंकि बाबर जो होता है ना, ये समझदार होता है, और किससे लड़ना है और कब लड़ना है ये सारी रणनीति ये जानता था। तो कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित क्रम में लगाकर चलता था, और जिसकी वजह से क्या था कि कहीं ना कहीं हर एक युद्ध को ये जीतता था। घाघरा का युद्ध इसने जीता, ठीक है। ये बातें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 1527 के बाद क्या होता है, 1528 की बात करते हैं तो घाघरा का युद्ध होता है, उसको भी यही जीत लेता है बाबर ही, ठीक है। और बाबर सारे युद्ध जीतने के बाद समझ लो मुगल वंश का संस्थापक बन जाता है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। या मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था, आपके मित्र ने किया था ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा मित्र नहीं है, हमारा दुश्मन है। चलिए कोई कुछ भी समझो, बस ये है कि पढ़ते चलो, जो भी समझना है समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ जीव हैं जैसे बाघ, हाथी, बारहसिंघा, गैंडा, हिरन, नीलगाय। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे मैं जब वन्य जीव पढ़ाऊंगा तो वहां आप लिखिएगा, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दरवाजा बनाया गया, फतेहपुर सिकरी दरवाजा, सॉरी बुलंद दरवाजा बनवाया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर होता है? आगरा। और आगरा में ही एक जगह होता है दोस्तों, वो है फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं। तो इसको अकबर बनवाता है। अकबर क्या करता है, गुजरात के अभियान पर जाता है और गुजरात को जीत लेता है। और जीतने के बाद क्या होता है, उसकी याद में क्या करता है, एक अद्भुत चीजें बनवा देता है, वो होता है बुलंद दरवाजा। ठीक है, और कहां बनवाता है? फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आगरा में है। आगरा में ही अगर आप देखेंगे तो फतेहपुर सिकरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, ये भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अकबर ने बनवाया था। किस कारण बनवाया था? गुजरात अभियान की याद में। यानी कि गुजरात अभियान में अगर आप देखते हैं तो इसके विजय की वजह से क्या होता है, ये बनाता है। ठीक है, सॉरी इसको बनवाता है। अब हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस बार, पहली बार बहुत सारे लोगों को पता चल रहा होगा। सब कुछ सुना होगा आपने, लेकिन चौखंडी का स्तूप आपने नहीं सुना होगा। चौखंडी स्तूप की बात करते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। दरअसल इस स्तूप की बात करते हैं तो इसका आकार जो है चौकोर है और कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिला दिखाई गई है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ढहती, मतलब एक तरह से नीचे गिरती हुई 3 मंजिला घटती हुई, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीजिंग में दिखाया गया है 3 मंजिले को। और ठोस ईंटों से बनाई गई है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? चौखंडी कहा गया है। चौखंडी का स्तूप कहा गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उत्तर प्रदेश में आगरा की रानी की बात करते हैं, रानी जोधाबाई का भी महल बनाया गया है। और कहां पर बनाया गया? फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं। ये है आपका चौखंडी स्तूप। ठीक है, ये है चौखंडी स्तूप, लेकिन मैं आपको दूसरे चित्र में दिखा देता हूं चौखंडी स्तूप को। ये है चौखंडी स्तूप की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से एक चीजें लोग बनाते थे, अब तो हम कुछ बनाते ही नहीं है। ये है रानी जोधाबाई का महल है। किसका महल है? रानी जोधाबाई का महल है, याद रखिएगा। ठीक है, रानी जोधाबाई महल के बारे में आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, इस महल की खास बात क्या है। तो जोधाबाई का महल जो है आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और फतेहपुर सिकरी की मरियम महल जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ में स्थित है। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इसमें 2 मंजिला या 2 मंजिला इमारत भी है। इसका मुख्य दरवाजा जो है दक्षिण की तरफ खुलता है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव, अर्थात मतलब ये है कि जैसे हिंदुओं का महल बनाया जाता था, उसका ये जो बना हुआ है महल उसी के प्रभाव के हिसाब से बना है या उसी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, चाहे वो कारीगरी में जो भी हो, दीवारों पर चित्रकारी की गई है। इस शानदार इमारत के उत्तर और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो नीले रंग की टाइल लगी गई है। नीले कलर की टाइल आपके घर में नहीं लगी होगी। ठीक है, तो नीले रंग की टाइल की बात करते हैं जो कि मुल्तान से लाए गए थे। कहां से लाए गए थे? मुल्तान से। नेक्स्ट बात करते हैं फतेहपुर सिकरी में अगर आप देखें तो सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है, जो 320 फुट लंबा और 215 फीट ऊंचा है। इस महल की सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है, मतलब हमारे जो दक्षिण के मंदिर है ना उससे प्रभावित है। इसमें जो कारीगर आए थे ना, गुजरात से आए थे। क्या बातें हैं, मतलब ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढांड के लाते थे। सोचो कि हम नहीं ढूंढ पाते हैं, हमें भी महल बनवाना है लेकिन कोई मिल नहीं रहा इस तरह का। तो आप भी महल के बारे में सोच रहे होंगे कि जिस दिन उत्तर प्रदेश निकला ना पुलिस, उसी दिन लोन ले लूंगा और उसके बाद घर बनवाऊंगा और उधर लोन की EMI चलती रहेगी। दरअसल एक दोस्त है, दोस्त क्या है, लगभग दोस्त ही समझो आप, अब उसे क्या ही कहें। उसने क्या किया था, घर जैसे ही SSC GD में सिलेक्शन लिया, उसने क्या कर दिया था, लोन ले लिया था। अभी तक क्या है, वो 5,000 सिर्फ अपने पास रखता है, 30,000 EMI भरता है। अब सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा संकट पैदा कर लिया।
ठीक है, तो कभी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप तुरंत लोन ले लेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में है या किसी सफाई कर्मी वाले में है। जोधा भाई के महल की बात करते हैं तो जोधा भाई महल के समीप ही स्थित मरियम की कोठी भी है, एक छोटी सी इमारत है बस, और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसको दूसरी क्लास में। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो आप लोग क्या करिएगा, जाते जाते कमेंट करके जाइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं हमारे कितने ऐसे छात्र हैं जो हमें एक बार इंकरेज करते हैं, अर्थात प्रोत्साहन देते हैं कि सर आपने अच्छे समझाया और हमें समझ में भी आया है, बस आप हमारी मदद इसी तरह से करते रहिए। आइए हम मिलते हैं अपने क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।